अब देखो, अम्बिलिकल हर्निया पे आ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। कॉमनली ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको अम्बिलिकल हर्निया? काव्स काफ्स के में। अंदर देखने को मिलेगा आपको, और पपीज के अंदर। क्योंकि ज्यादातर लार्ज एनिमल्स की प्रैक्टिस में होंगे तो आपको लगेगा पपीज में नहीं होता, बट जो प्रैक्टिस में होता है पपीज की उसको पता होता है, बहुत ही कॉमन होता है उनके अंदर भी। ठीक है, तो काव्स के अंदर और पपीज के अंदर ये मैक्सिमम मिलता है। अब इसमें होता क्या है, सिंपल, जो हमें सब कुछ पता है, बस रीड करके दिखा देता हूं आपको। ए कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट वेयर द एब्डोमिनल वॉल फेल्स टू क्लोज कंप्लीटली अराउंड द umbilical region. This allows abdominal content such as fat or intestine to protrude through the opening. intestine वगैरह उस ओपनिंग से आ जाएंगी, जो कि एब्डोमिनल वॉल के कमजोर होने की वजह से है। वो कॉन्जेनाइटल होता है, यूजुअली इनकी एब्डोमिन की मसल्स वीक होती हैं, इस वजह से ओपनिंग बन जाती है। कॉमन इन काव्स एंड पपीज। सिम्टम्स क्या दिखेंगे? सिम्टम आपको दिख ही रहा है, किस तरह का सिम्टम दिख रहा है। ये सॉफ्ट रहेगा, राउंड स्वेलिंग एट द नेवल, कैन बी रिड्यूसिबल, वो रिड्यूस भी हो सकती है। कैन बी पुश्ड बैक इनटू द एब्डोमेन, बिल्कुल पुश बैक भी कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो नॉन रिड्यूसिबल रहा तो शायद वो पुश भी ना हो। मतलब बेसिकली सिम्टम देखना चाह रहे हैं। अब देखो, सब में नहीं बताऊंगा मैं, बस इसमें बता रहा हूं, बाकी सब आपको पढ़ लेना है खुद से, क्योंकि कुछ है नहीं इसके अंदर। इफ इंटेस्टाइन बिकम ट्रैप्ड, स्ट्रेंगुलेटेड, यानी कि अगर इंटेस्टाइन काफी ज्यादा आ जाती है वहां पे, तो हो सकता है वो स्ट्रेंगुलेटेड भी आपको मिल जाए। सिम्टम्स में इंक्लूड पेन, स्वेलिंग एंड डाइजेस्टिव इश्यूज। ठीक है, मतलब अगर आपको मैं नहीं भी बताता तो मुझे लगता है तो आपको आइडिया होता है कि क्या हो सकता है। अब ट्रीटमेंट में क्या होता है, स्मॉल हर्निया में क्लोज ऑन देयर ओन, बहुत ही स्मॉल है तो उसमें क्या होता है ना, वो अपने आप ही कई कई बार क्या होता है, जब ग्रोथ कर लेता है तो अपने आप ही क्लोज कर देता है उसको। टेंशन से जब बॉडी ग्रोथ करने लगती है तो वो, अब जब टेंशन क्रिएट होती है तो छोटा सा जो हर्निया होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, और मसल क्या हो जाती है, पूरी अच्छे से बाइंड हो जाती है, अगर स्मॉल है तो। वो लार्ज हर्निया है या परसिस्टेंट है, जो जा ही नहीं रहा है, आपने देखा कि चलो हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में चला जाएगा, नहीं जा रहा है, तो इट मे रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्नियो रेफी इसको बोल देते हैं। ठीक है जी। इन केसेस ऑफ स्ट्रेंगुलेशन, इन केसेस ऑफ स्ट्रेंगुलेशन इमरजेंसी सर्जरी इज नेसेसरी टू प्रिवेंट टिश्यू डेथ। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेंगुलेशन है तो वहां पे वेट नहीं करेंगे आप। वैसे यूजुअली स्मॉल हर्निया में वेट करते हैं, वहां पे ऑर्गन तो होता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज हर्निया के अंदर ही प्रॉब्लम होती है स्ट्रेंगुलेशन वाली, तो वहां पे वेट नहीं करना है। क्यों वेट नहीं करना है? क्योंकि स्ट्रेंगुलेशन की वजह से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, नेक्रोज हो जाएगा, जो ऑर्गन या इंटेस्टाइन गई हुई है उसकी सप्लाई कम हुई टेंशन की वजह से, नेक्रोज हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी आपको वो करना चाहिए। तो प्री सर्जिकल क्या है इसमें, सर्जिकल साइड इज प्रिपेयर सिमिलरली टू एन एक्सप्लोरेटरी लेपोरेटोमी में क्या करते हैं, एब्डोमेन में इंसिजन देते हैं, वैसे इसमें हम उसकी ट्रिमिंग करेंगे, सेविंग करेंगे एरिया की, फिर इंसिजन दे देंगे। उसके बाद फिर फॉर रिड्यूसिबल हर्निया द हर्नियल रिंग इज पैल्पेटेड एंड कंटेंट रिड्यूस्ड विद जेंटल इनवर्ड प्रेशर। तो उसको अंदर की तरफ प्रेशर देंगे, अंदर गया वो, बात खत्म। अब ये कहानी है, कहानी का क्या बताऊं मैं, फैक्ट ही बताने की सोच रहा था बस। सर्जिकल प्रोसीजर में क्या है, सिंपली हमने क्या किया, इंसिजन दिया। स्मॉल रिड्यूसिबल हर्निया में वेंट्रल मिडल इंसिजन ओवर द अम्बिलिकस। लार्ज इरिड्यूसिबल हर्निया के अंदर इलिप्टिकल इंसिजन देते हैं यूजुअली। लार्ज में दे रहे हैं, देखो इलिप्टिकल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है लार्ज हर्निया है तो उसका बहुत सारा पार्ट नेक्रोसिस हो गया होगा, उसको वैसे कट करना ही पड़ेगा। स्मॉल तो अपने आप ही उसमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो लार्ज के अंदर हम इलिप्टिकल इंसिजन देते हैं। और क्यों देते हैं, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। असेसमेंट ऑफ द हर्नियल कंटेंट कैसे करेंगे, कैपिलरी रिफिल टाइम देख लिया। इसमें क्या करते हैं, इसमें जेंटली पिंच करते हैं इंटेस्टाइन को। इफ इट टर्न्स व्हाइट एंड रिगेन्स ए पिंक कलर देन इट इज वायबल। लेकिन ये सब कब होना चाहिए, विद इन 1 to 2 सेकेंड होना चाहिए, 1 से 2 सेकेंड के अंदर रिफिल हो जाना चाहिए, व्हाइट से फिर से पिंक बनना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब इसका ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो चुकी है। एडेशन को चेक कर लेंगे, कुछ एडेशन तो नहीं है, उनको रिमूव कर सकते हैं हम। हैंडलिंग ऑफ नॉन वायबल इंटेस्टाइन कंटेंट। अब जो नॉन वायबल इंटेस्टाइन कंटेंट है उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर लगता है कि पूरी नेक्रोज हो गई है तो उसको रिसेक्शनिंग कर सकते हैं, और उसके बाद उसका एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। कैसे करते हैं हमने देख लिया था कल, कैसे कर रहे थे। चलिए जी। उसके बाद क्या करेंगे, जो हर्नियल सैक है उसका रिमूवल कर देंगे और एब्डोमिनल कैविटी को बंद कर देंगे। दैट्स इट, जो हमने डिस्कस कर लिया वही है। सभी हर्निया के अंदर यही चीजें होंगी, बार बार होंगी, लगातार होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा जो फ्यूचर में डिफरेंस होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये सारी चीजें बार बार डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। हर एक केस के अंदर यही हम इंसिजन देंगे, रिमूव करेंगे, वायबिलिटी चेक करेंगे। अब सभी का हमें अगर एक साथ याद रखना है तो कैसे करेंगे, जो मैंने आपको 4 प्रिंसिपल बताए थे, वो प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान रखना है। और इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि इस हर्निया में कहां पे इंसिजन लगेगा, और उन 4 प्रिंसिपल्स को यूज कर देना है। क्या थे वो 4 प्रिंसिपल, डॉक्टर राम? सर पहले चेक करना है कि वाइबल है कि नहीं है ऑर्गन। ठीक है, क्या क्या वायबल नहीं है?
मतलब रिफर हर्नियल टाइम सैक, चेक करें। ब्लड, यस सर। हर्नियल सैक वायबल है कि नहीं है? नहीं हर्नियल सर, जिसके अंदर जो ऑर्गन आया है वो क्या वाइबल है कि नहीं। कंटेंट, हर्नियल कंटेंट। 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 हाँ, जो हर्नियल कंटेंट है वो उसकी वायबिलिटी चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं? कैपिलरी रिफर टाइम से सर। ठीक है, फिर CRT। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं हम? उसको रिपोजिशन करते हैं। रिपोजिशन करेंगे। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे? फिर तीसरे नंबर पे सर उसको क्लोज कर देंगे। क्लोज ही कर दिया सीधा, वो रिमूव नहीं किया आपने ये हर्नियल सैक सैक? हाँ, जो रिमूव करेंगे। अगर सर नेक्रोसिस एरिया हो तो उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, वो एक्सेस तो होगा ही होगा, अगर लार्ज सैक है तो उसमें तो होना ही होना है वो, उसको तो हाँ रिमूव करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो उसको क्लोज कर ही नहीं पाएंगे, वो स्किन ओपन ही रहेगी, फिर उसको तो कट करना ही पड़ेगा अगर हमें प्रॉपरली क्लोज करना है तो, है ना? चलो ठीक है, मतलब डन है। बेसिकली ये जो चार प्रिंसिपल हमने देखे, ये चार प्रिंसिपल हर एक हर्निया में आपके काम आएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये हर्निया को रिड्यूस करने के लिए हमेशा उसको पुश ही किया जाता है क्या? या कोई ऐसा हर्निया भी है जिस केस में जब हम सर्जरी करते हैं उसको पुल भी करना पड़ता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बहुत ही, मतलब इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। DH में सर। डीएच में? डीएच में क्या करेंगे? उसको हम खींचेंगे। खींचेंगे। कैसा हर्निया है वो? एक्सटर्नल एब्डोमिनल है कि इंटरनल वाला है? इंटरनल। इंटरनल वाला है। तो इंटरनल हो गया तो उसको पुल ही करेंगे ना, अब उसकी चेस्ट कैविटी में जाके तो बैठ नहीं सकते कि चेस्ट कैविटी से उसको पुश कर रहे हैं अंदर की तरफ से, तो बाहर से कर रहे हैं तो उसको हम पुल करेंगे अपनी साइड में। ठीक है, सर पेनियल हरिया में तो कर सकते हैं। पेरनियल हर्निया में क्या कर सकते हैं? ये तो पेरनियल कर हर्निया सकते, पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उसके अंदर भी तो ऐसे ही होता है ऑर्गन को बाहर पेरनियल हर्निया में क्या पुश करते हो आप? जो जो ऑर्गन होते हैं। पेरनियल हर्निया लगा लीजिए, ये रेक्टम है, ये टेस्टिस है, इसके बीच में मसल वीक थी, इसकी वजह से यहाँ पे हर्निया हो गया, इंटेस्टाइन यहाँ पे बाहर निकली हुई है, तो इसको पुल कैसे कर रहे हैं मतलब आप? पुश ही करेंगे ना इसको अंदर की तरफ, अगर ये ओपनिंग है यहाँ से इंटेस्टाइन बाहर निकल के आ रही है मसल वीकनेस की वजह से, तो इसको तो पुश करके सूचर लगाएंगे ना। क्या क्या हो गया? कोई बात नहीं, चलो इनग्वाइनल वाला देख लेते हैं अभी। ए वीकनेस और डिफेक्ट इन द इनग्वाइनल कैनाल, द पैसेज थ्रू विच, अब इनग्वाइनल कैनाल के बारे में बता रहा हूं, किसी को नहीं बता तो, इट इज द पैसेज थ्रू विच ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पासिस। अब वो तो नॉर्मल ओपनिंग तो रहता ही है वो, बट वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पे ये ब्लड वेसल, नर्व्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अलावा इंटेस्टाइन भी आ सकती है, या कोई टिश्यू आ सकता है, सिंपल टिश्यू भी आ सकता है। ठीक है, inguinal hernia occur when abdominal content protrude through the inguinal ring। एब्डोमिनल कंटेंट, जब उसमें इंटेस्टाइन कंटेंट होता है, टिश्यू फैट लगा लीजिए, दे में बी मिस्टेकन फॉर मेमोरी ट्यूमर, सिस्ट और एब्सेस और हिमेटोमास। अब हिमेटोमास जैसे लग सकते हैं वो, ठीक है, सही बात है। अब कॉमन इन पिग्स रहता है, ये जो पॉइंट है कॉमन इन पिग्स रहता है। देखो जो येलो वाला मार्क किया हुआ है ना, आप बस उतना देख लेना, उसके अलावा ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ये आपकी स्लाइड, मैं अभी टाइम लगा रहा हूं, जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड लेने, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 सेकंड ले लेना, बस ऐसे पढ़ना है आपको। सिम्टम्स स्वेलिंग और बल्जिंग इन द ग्रोइन एरिया के अंदर आपको स्वेलिंग बल्जिंग दिखेगी। अभी तक जो इंपॉर्टेंट बात है कुछ ऐसी आई नहीं है खास बात। सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात करें, वही इसमें इंसिजन लगता है, पिग को डोर्सल रिकम्बेंसी में रखते हैं, उसके लेग को एलिवेटेड कर लेते हैं, उसके बाद इंसिजन लगा करके पॉइंट पे वही 4 प्रिंसिपल बार बार यूज करना है, तो इसका बताने का बार बार कोई फायदा नहीं, कुछ ऐसा अलग इसमें फैक्चुअल पॉइंट नहीं है जिसको हम डिस्कस कर सकें या फिर कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा हो। वही बात हर्नियल सैक एंड रिंग क्लोजर में, क्या हर्नियल सैक को क्या करेंगे, एक्सरसाइज कर देंगे मार्जिन पे से। ठीक है, द हर्नियल रिंग एजेस आर ट्रिम्ड एंड क्लोज ड्यूरिंग यूजिंग अ सिंपल इंटरप्टेड सूचर पैटर्न और विद नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे है बहुत ही सिंपल बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगा रहे हैं हम, ये बात सही है कि गलत है? नॉन एब्जॉर्बेबल ही लगाएंगे, अगर वो यस सर, एब्जॉर्ब हो वरना वो जाएंगे तो फिर से आ वापस जाएगा, आ जाएगा। है ना? क्योंकि ये कोई वुंड नहीं है जो 15 दिन में 20 दिन में ठीक हो जाएगा, ये एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, वीकनेस है एनिमल की, मसल वीक है, अब उसकी एक्सरसाइज तो नहीं करवा सकते हम, तो उसको जितने लंबे टाइम तक वो रहेगा उतना बेहतर।
अब दूसरा आप बोलोगे सर इतना भी क्या, वैसे यही लगाते हैं यूजुअली, अगर हमें किसी वुंड पे भी लगाना हो, एक्सटर्नल वुंड है तो वहां पे भी एब्जॉर्बेबल तो लगाते नहीं है हम, नॉन एब्जॉर्बेबल ही लगा देते हैं और बाद में उसको रिमूव कर देते हैं। सही बात है, तो इसमें कंफ्यूजन काहे का बनता है? अब कंफ्यूजन किस चीज का बनता है इसमें? डायफ्रेगमेटिक जो हर्निया है उसमें आंसर करना, उसमें एब्जॉर्बेबल सूचर लगाओगे कि नॉन एब्जॉर्बेबल? ऑब्जर्वेबल। ऑब्जॉर्बेबल। किसने बोला ये आंसर? सर मैंने बोला। डॉक्टर राम। क्या हो गया, आप ठीक हो नॉन आज? एब्जॉर्बेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल लगाएंगे कि एब्जॉर्बेबल लगाएंगे? ऑब्जर्वेबल सर। फिर एब्जॉर्बेबल। फिर से एब्जॉर्बेबल बोल रहे हो, ठीक है। सर तो रिमूव कैसे करेंगे फिर उसको? करना ही नहीं है रिमूव, क्यों करना है रिमूव, लगे रहने दो। बहुत सारी ऐसी होती है के वायरिंग के अंदर जो बोन्स के अंदर लगी रहती है हमेशा जिंदगी के लिए। हार्ट में जो शंट होते हैं वो लगे रहते हैं, जरूरत ही नहीं है निकालने की। पटेला के अंदर वो लगा ही रहता है हमेशा, जो मटेरियल लगाते हैं, जरूरत ही नहीं निकालने की। अगर आपने निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल, फिर सपोज, मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया था, टिप भी दी थी मैंने आपको, एक हिंट भी दिया था कि हर्निया जो है वो एक वीक पॉइंट है, उसी की वजह से हर्निया बन रहा है, रिंग बन रही है वहां पे। अब सूचर लगाने से इस बात की तो गारंटी है नहीं कि वो वीकनेस दूर हो जाएगी एनिमल की, या वो हील ही कर जाएगा, या वो पार्ट स्ट्रोंग ही हो जाएगा उसका। कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। अगर हमें लग रहा है कि ओपनिंग ऐसी है और वो वहां पे होगी कि नहीं होगी, तो काव में है, लगा लीजिए डीएच, अब उसको तो बार बार नहीं ओपन कर सकते ना हम, तो उसके लिए मेक श्योर करने के लिए क्या करते हैं हम, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर से डीएच को सूचरिंग कर देते हैं उसकी। क्योंकि एब्जॉर्बेबल आपने लगा लिया तो 1 महीने तक रहेगा, 1 महीने बाद फिर से निकल जाएगा वो। फिर क्या करोगे, फिर उसको पूरा ओपन करके फिर से इलाज करना स्टार्ट कर दोगे उसका। वो वहां पे एब्जॉर्बेबल लगाते हैं जहां पे हमें पता है कि हीलिंग प्रॉपरली हो जाएगी, इतनी ज्यादा टेंशन है नहीं उस पार्ट पे कि वो फिर से ओपन अप हो जाएगा या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। अब डीएच के अंदर क्या, वो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, और इतने बड़े एनिमल्स में तो बार बार उसको ओपन भी नहीं कर सकते हम। और हमें लग रहा है कि ये सैक ऐसा है, हर्नियल रिंग का साइज इतना बड़ा है कि आपने सूचर लगा दिया तो लगा तो हुआ है, 20 दिन में आपका डिजोल्व हो जाएगा या लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बताया भी था 67% टेंसाइल स्ट्रेंथ चली जाती है कैटगट सूचर की, कितने टाइम में? 28 डेज में, ऐसा ही था ना? 28 days. 7 to 10 days। वो नहीं, वो 7 to 10 था क्या? वो शायद यस सर। 28. टोमिक कैटगट की बात कर रहा हूं मैं। टोमिक कैटगट में तो यार ज्यादा था ना टाइम, ऐसे क्यों कर रहे हो हाँ यार? 20 to 40 था वो तो सर, है 20 ना, to 40 days। 28 डेज में उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 67% तक खत्म हो जाता है। अब 28 डेज में तो कोई गारंटी नहीं है कि उसका डायफ्राम हील करके पूरा उसकी ओपनिंग को बिल्कुल स्ट्रेंथ बना लेगा। 28 डेज में तो आपके सूचर की स्ट्रेंथ 67% कम होगी है। अब कम हो गई तो क्या, क्योंकि ऑब्जर्वेबल सूचर था ना, वो ऑब्जॉर्व तो होगा, वो डिजोल्व तो होगा। अब वो डिजोल्व हो गया, फिर से ओपनिंग बन जाएगी, फिर से उस एनिमल को ओपन करोगे, तो वहां पे अंदर की साइड में भी क्या करते हैं हम, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगा देते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखने लायक है, ठीक है। चलो, अब ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है, वही प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, फिर फाइनली क्लोजर कर देंगे। इसमें ड्रेनेज भी करते हैं, जैसे कि डेड स्पेस जो होता है, उस डेड स्पेस के अंदर हम एक ट्यूब रख देते हैं ताकि वो डेड स्पेस को फिलअप कर सके, और जो भी फ्लूइड बिल्टअप हो रहा है वो सिरोमा ना बने उसके अंदर, तो वो पूरा का पूरा एक एंड जो रहता है उसका थोड़ा बाहर की तरफ ओपन कर देते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं बाद में। बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, काम की जरूरत, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आइडिया बता दिया। अब डेड स्पेस को फिलअप करने के लिए कुछ ट्यूब्स वगैरह को हम यूज कर लेते हैं, ताकि जो फ्लूइड है वो उसको क्या, इन्फेक्शन ना बने दे, वहां पे फ्लूइड ना इकट्ठा हो, सिरोमा ना बने। तो डेड स्पेस के बीच में अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा स्पेस रह गया, यहाँ पे कोई ऑर्गन ही नहीं है, अब कुछ है ही नहीं, तो वहां पे ट्यूब लगा लेते हैं उस केस में। ठीक है जी। अब डीएच की बात करते हैं। ए टीयर और डिफेक्ट इन द डायफ्राम, द मसल सेपरेटिंग द चेस्ट एंड एब्डोमिनल कैविटी, यही होता है डायफ्राम। एब्डोमिन और चेस्ट कैविटी को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है डायफ्राम के अंदर, या तो टीयर हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, या कोई भी डिफेक्ट है उसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक ओपनिंग बन जाती है। दैट ओपनिंग अलाउज द एब्डोमिनल ऑर्गन सच एज लीवर, इंटेस्टाइन और स्टमक टू एंटर द चेस्ट कैविटी, ठीक है। इसको डायफ्रैग्मेटिक हर्निया हम बोलते हैं, ठीक है सर। अब ये कॉमन किस में होता है, कैन बी कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है और ये ड्यू टू ट्रोमा भी हो सकता है। डॉग्स कैट्स के अंदर दिखता है, एक्सीडेंट्स के अंदर यूजुअली आपको दिखेगा डीएच उनके अंदर, और कैटल्स के अंदर भी दिख जाता है, जो शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह खा लेती हैं, तो उनमें क्या होता है, क्या नाम देते हैं उसको, डीएच ही बोलते हैं वैसे तो, एक वर्ड और यूज करते हैं, किसी को याद हो तो। टीआरपी। क्या क्या बोला आपने? टीआरपी। टीआरपी टीआरपी बोल देते हैं, ट्रोमेटिक रेटिकुलर रेटिकुलोपेराइटिस। पेरिटोनाइटिस उसको बोलते हैं, ठीक है जी।
क्योंकि रेटिकुलम जो है आपने देखा भी होगा, वो हनीकॉम्ब रेटिकुलम ही होता है ना शायद। यस सर। तो यस उसमें क्या होता है, ट्रैप हो जाते हैं सारे शार्प ऑब्जेक्ट जो होते हैं, और वो शार्प ऑब्जेक्ट ट्रैप होने के बाद क्या करेंगे रेटिकुलम के अंदर, वो उसको पेनिट्रेट करके कहाँ जाएंगे, रेटिकुलम डायफ्राम के पास में होता है ना काफी, तो पेनिट्रेट करके उसको हार्ट की तरफ भी चले जाते हैं। वो हार्ट की तरफ भी चला, वो डिपेंड करता है कि लोकेशन कहां पे है। वो डायफ्राम की तरफ भी जा सकता है, बट वो डायफ्राम वाला ये डीएच थोड़ा सा अलग है उससे। और टीआरपी में क्या होता है, ये डिपेंड करेगा उस शार्प ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, वो हार्ट की तरफ भी चला जाता है कई बार। उसमें जो पेरिकार्डियल सैक होता है उसमें इफ्यूजन हो जाता है, बिल्कुल फ्लूइड फिल्ड अप हो जाता है। बट ठीक है, ये पॉइंट निकाल लिया हमने, बट डायरेक्टली कोई ऐसा जरूरी नहीं है डीएच से रिलेटेड है, बस ऐसा ही मेरे मन में बात आई थी तो मैंने बोल दिया। ठीक है, ज्यादा सीरियस मत लेना कि डीएच से कैसे बोल दिया, है ना। हो भी सकता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है उस शार्प ऑब्जेक्ट की। वैसे हार्ट की क्लोज ज्यादातर चांसेस होते हैं, हार्ट को वो इफेक्ट कर देता है कई बार। चलो, अब डायफ्रैग्मेटिक हर्निया हमने देख लिया कि डायफ्राम में कोई वीक पॉइंट है या ट्रोमा की वजह से, डॉग कैट के अंदर एक्सीडेंट की वजह से हो जाता है, कैटल कोई शार्प ऑब्जेक्ट खा जाती है, क्योंकि ये चुन के नहीं खाती है ऐसे ही डायरेक्टली। जैसे बोलते हैं ना, गोट में से और शिप में से ढूंढ ढूंढ के कौन खाती है, क्या बोलते हैं उसको, टर्म याद आ रही है किसी को, जो बिल्कुल स्पेसिफिक चूज कर करके वो खाना खाती ब्राउजिंग और हाउसिंग। ब्राउजर। है। ब्राउजिंग और एक ग्रेजिंग, ऐसा था क्या, ग्रेजिंग। यस सर। तो उसमें कैटल क्या करते हैं, वो चूज नहीं करती हैं इतना, जो भी है वो ग्रेजिंग खा करते लेते हैं, हैं। तो शार्प ऑब्जेक्ट जाने के चांसेस उनमें मैक्सिमम रहते हैं। तो वहां पे डीएच डीएच शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो डीएच ही होगा, हो सकता है हार्ट के पास अगर वो शार्प ऑब्जेक्ट निकल जाए तो वो हार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अब मेन बात पे आते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं डीएच के बाद। सर्जरी पार्ट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, आप पढ़ोगे आगे पीछे किसी सब्जेक्ट में तो पढ़ोगे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कवर। ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी ड्यू टू लंग कंप्रेशन। अब लंग तो कंप्रेस करेंगे ही सही, क्योंकि ये हर्निया कहाँ पे, चेस्ट कैविटी में जा रहा है, तो लंग का तो कंप्रेशन होगा। पहले लंग्स को इतना स्पेस मिला हुआ था अच्छा खासा, अब डायफ्राम को क्रॉस करके एक सैक और आ गया यहाँ पे, तो इनका कंप्रेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या डिफिकल्टी बन जाएगी ब्रीद करने में। एपेटाइट जो है वो कम हो जाएगी। अब जिसका ये लिथार्जी विथार्जी ये कुछ कॉमन नहीं है, तो सब में लिख दिया अगर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपको बता दिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू लंग कंप्रेशन। तो लंग कंप्रेशन वाला पॉइंट ध्यान रखना, बस ये इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट समझ में भी आ रहा है कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। बाकी तो उसके साइड इफेक्ट निकलते चलते हैं। ठीक है, पेन में कौन ही खाना खाएगा। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सर्जिकल करेक्शन भी कर सकते हैं इसका, सर्जिकल करेक्शन ही होता है इसका यूजुअली। सर्जिकल करेक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न द एब्डोमिनल ऑर्गन टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिपेयर द डायफ्राम। मतलब कुछ ऐसा नहीं है, मैं पढ़ भी क्यों रहा हूँ उसको, वैसे निकलते हैं आगे। प्री सर्जिकल में वही करेंगे हम, पहले डायग्नोसिस स्टेबलाइजेशन क्लिनिकल साइन और थोड़े से इंपॉर्टेंट इसके, ये देख लो। डिफिकल्टी ब्रीथिंग वाला हमने देख ही लिया। मफल्ड हार्ट और लंग साउंड भी इसमें आना शुरू हो जाती हैं। गम्स जो हैं वो ब्लू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ब्लू, क्योंकि क्या हो रखा है, ब्लड सप्लाई कम है। लंग का कंप्रेशन हो रखा है। अब लंग्स का काम क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन देना। अब ऑक्सीजन तो लंग के थ्रू पास होके ही जाएगी ना, वो कंप्रेस हो रखे हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है काफी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी टिश्यू कैसा हो जाता है, ब्लू, ब्लूइश। है ना। ब्लू कलर। ब्लड ब्लड फ्लो है आपका, ऑक्सीजन है ही नहीं उसके अंदर, फिर फायदा क्या है उस चीज का, समझ रहे हो बात। अच्छा चलो, इस बात से ना मेरे को एक पॉइंट याद आया, हमने नेक्रोसिस पढ़े थे। एक कोगुलेटिव नेक्रोसिस था, और एक था वीनस कंजेशन की वजह से। वो वीनस कंजेशन की वजह से वाला था, जो उसको क्या बोल रहे थे, वीनस कंजेशन ही बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे उसको, हेमरेजिक। हेमरेजिक बोल रहे थे। हेमरेजिक क्यों बोल रहे थे, क्योंकि पीछे आर्टरी तो ओके है, उसकी ब्लड आ ही रहा है, और इवन जो वेन में ड्रेन हो जाना चाहिए था वेन के थ्रू, वो भी आ रहा है इसके अंदर, तो कितना ब्लड है इसके अंदर, तो हेमरेज बोल रहे थे। और दूसरे में क्या बोल रहे थे कि आर्टरी वाला ब्लड ही नहीं आ पा रहा उसमें अच्छे से। ब्लड किस में ज्यादा मिलेगा, हेमरेज वाले, हेमरेजिक। किसमें, हेमरेजिक। वेनस हेमरेजिक कंजेशन। वाले में मिलेगा। अच्छा ये बताओ, इसमें से हीलिंग किसकी, मतलब हीलिंग की बाद में बात करेंगे, सबसे लेट कौन सा टिश्यू डेथ होगा, किस टिश्यू की सबसे ज्यादा लेट डेथ होगी इन दोनों नेक्रोसिस में से, हेमोरेज। हेमरेज वाले की। और दूसरा वाला क्या था, नाम ही भूल गया मैं तो, क्या नाम था उसका, कोगुलेटिव। कोगुलेटिव वाला। तो कोगुलेटिव में तो क्या ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, और ब्लड ही नहीं ब्लड ही आता नहीं सर। पहुंच पा रहा था ना, तो बेसिकली ऑक्सीजन नहीं जा रही थी वहां पे, ये बोल लो आप। उसमें क्या ऑक्सीजन जा रही है हेमरेज वाले में, ब्लड जा रहा था। आर्टरी वाला ब्लड तो आ ही रहा है ना उसमें, क्या प्रॉब्लम है, बस आगे जा से रहा है कुछ, सर। है ना। बट
ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आपने देखा हो तो कुछ लोगों में डिफेक्ट होता है हार्ट के अंदर, जो सेप्टल डिफेक्ट जिनको बोल देते हैं, उसमें होल होता है। अब उस होल से एक साइड में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक में डीऑक्सीजनेटेड है, वो मिक्स होता रहता है आपस में। तो ये कुछ कुछ वैसा हो रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीजनेटेड भी है, आ रहा है आर्टरी से, और वीनस कंजेशन में तो क्या, वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है सारा का सारा, वो कंजेस्ट होकर के वो भी यहां पे इकट्ठा हो रहा है। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रही है इसकी, क्योंकि नॉन ऑक्सीजनेटेड भी है यहाँ पे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, तो आपस में मिक्स हो रहा है। बेसिकली ये टिश्यू ज्यादा चलेगा, तो आपका आंसर ठीक था, हेमरेज वाला, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है जी, चलिए साहब, अब इसमें ब्लू गम्स, पता है ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो क्या होगा, वहां पे साइनोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, सबको पता है। वोमेशन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लू गम्स का आप मफल्ड हार्ट साउंड ये ध्यान रख सकते हो, ब्लू गम्स बाकी सब्जेक्ट में भी काम आ सकता है। अब कैसे देखते हैं इसको, सबको पता है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग करके देखते हैं। आप लोगों ने जब इंटर्नशिप की होगी तो एक बड़ी सी मशीन रहती है, पूरा कमरे के ऊपर यो लगी रहती है, आगे तक लेके आते हैं उसको, पूरा डायफ्रैग्मेटिक हर्निया चेक करने के लिए उसको लेटरल साइड में एनिमल को लेटा देते हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर छोटी मशीन है तो उसको खड़े खड़े भी हम कर सकते हैं, डीएच वाला, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेन बात क्या है, कुछ है ही नहीं इसमें मेन बात, प्री सर्जिकल स्टेबलाइजेशन, ये बच्चों वाली बात है, कुछ नहीं पढ़ेंगे इसको। सर्जिकल प्रोसीजर देखते हैं इसका, क्या एनेस्थीसिया एंड पोजीशनिंग इसका, जनरल एनेस्थीसिया, मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे इसको, क्योंकि मैकेनिकल वेंटिलेशन वाली इस हर्निया में क्यों यूज कर रहा हूं मैं वेंटिलेशन वाला, क्योंकि लंग इफेक्ट हो रहा है। लंग का कंप्रेशन हो रखा है यहाँ पे, पहले ही ऑक्सीजन की कमी है, गम्स उसके ब्लू हो रखे हैं, परेशान हो रहा है एनिमल, है ना, लो ऑक्सीजन है उसकी बॉडी में ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन, डीएच का जब आप सर्जरी आप करते हैं तो उस टाइम पे आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे एनिमल को रखना पड़ता है फॉर द ब्रीदिंग सपोर्ट। अब पोजीशनिंग क्या हो सकती है, डोर्सल भी हम कर सकते हैं इसमें, लेटरल रिकम्बेंसी में भी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द हार्निया लोकेशन। अब हार्निया लोकेशन, अब ये डायफ्राम मेरा यहां से लेकर के यहां तक डायफ्राम है, अगर इस साइड वाला डायफ्राम है, अगर उसमें हार्निया हुआ है तो मेरे को यूं लेटरल लेफ्ट साइड में, लेफ्ट रिकम्बेंसी में कर सकते हैं, लेटरल रिकम्बेंसी में। अगर बिल्कुल सेंटर के ऊपर है तो फिर क्या, डोर्सल रिकम्बेंसी में रखना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल का लगा लीजिए डोर्सल साइड ये रहता है ना। डोर्सल रिकम्बेंसी का मतलब क्या होता है, जिस भी वर्ड के पीछे रिकम्बेंसी लगा है, मतलब वही चीज जमीन पे लगा दो आप। तो डोर्सल रिकम्बेंसी का मतलब डोर्सल वाला पोर्शन उठा करके जमीन पे रख दो तो वेंट्रल वाला ऊपर दिख जाएगा। तो वहां पे क्या, मिडल लाइन इंसिजन देते हैं जाइफोइड के नीचे। ये जाइफोइड जो बोन होती है ना, यहाँ पे इसके लास्ट में खत्म होने के बाद नीचे से इसका इंसिजन देते हैं, वेंट्रल साइड से, या डिपेंड करता है लेटरल साइड से तो लेटरल से भी दे सकते हैं। तो वहां पे इंसिजन देने के बाद क्या करेंगे, पुलिंग करेंगे कि पुशिंग करेंगे कंटेंट्स की, पुलिंग। पुलिंग करेंगे, क्योंकि हमने एब्डोमेन में हाथ डाला है, उसके बाद हमने चेक किया है पूरा, और उसके बाद वो जो एब्डोमिनल कंटेंट है, ये लगा लीजिए हेड उस साइड है एनिमल का और टेल उस साइड है, ये एब्डोमेन था, ये इंसिजन लगाया, चेक किया, हाँ ये डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, ये जो कंटेंट है ये हमें अंदर की तरफ जाता दिख रहा है, और उसको पुल करके, ये डायफ्राम था, ये चेस्ट कैविटी थी, ये एब्डोमेन था, तो यहां से यूं जा रहा था आगे की तरफ, तो इसको हम पीछे कर लेंगे, पीछे की तरफ एब्डोमिनल कंटेंट जो था, जो एब्डोमिनल कैविटी में होना चाहिए था, ये चेस्ट में है, पुल करके इसको पीछे निकाला। यहाँ पे इसको सूचरिंग किससे कर देते हैं हम, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर से कर देते हैं, ताकि ये परमानेंट कभी भी ये वाला कंटेंट बार बार उसमें ना जाए, क्योंकि हम ऑब्जॉर्बेबल से करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है हील करेगा, वो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। ठीक है, चलिए, और आपको लगता है कि बिल्कुल माइन्यूट सा होल है, बिल्कुल माइन्यूट सा, कोई बड़ी बात नहीं, और आप बिल्कुल श्योर शॉट है कि नहीं हील हो ही जाएगा, तो ऑब्जॉर्बेबल यूज कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, उसके बेसिस पे भी डिसीजन लेते हैं सर्जन। ठीक है, कि उनको पर्सनल क्या चीज सही लग रही है।